नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में फतेहपुर की घटना को लेकर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदनपुर में फतेहपुर का मुद्दा उठाया। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि फतेहपुर में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। कहा कि फतेहपुर में हंगामे की आशंका थी, इसके बावजूद पुलिस उसे संभाल नहीं सकी। सदन में सरकार की ओर से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि उन्माद फैलाने वालों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मामले में 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। सरकार के जवाब से नाराज विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने के आरोप लगाए। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले बयान सुनते हैं। घटना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाई। जैसे ही उन्होंने पूरी बात अपनी कही, मैंने उसी वक्त उसका जवाब दिया कि फतेहपुर की घटना पर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्राइम नंबर 319 है। तमाम उन धाराओं का भी उल्लेख हमने किया कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, और मैंने ये भी बताया कि 10 लोगों के नामजद रिपोर्ट और 150 लोग अज्ञात, उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई और कानून अपना काम करेगा। एक न्यायिक प्रक्रिया है। सरकार को जब कार्रवाई करनी थी तो सरकार ने कार्रवाई नहीं की थी। एक उनका पार्टी का अध्यक्ष एक सप्ताह से घूम घूम कर कह रहा था फला तारीख को हम लोग वहाँ कब्जा करेंगे, लोगों का आह्वान कर रहा था, तो उसके खिलाफ तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब जब सब बिगड़ गया तब इन्होंने कार्रवाई करने की ठानी और कार्रवाई के कि 10 आदमियों के नाम एफआईआर कर दिया, 50 के नाम बिना नामजद किया। हम लोग पूछे कौन कौन लोग हैं, वो छिपाना चाहते थे। सरकार ये सदन चलाना नहीं चाहती। फतेहपुर की घटना को सुनियोजित ढंग से वहाँ पर अंजाम दिया गया। किस तरह से वहाँ पे बेबाक होकर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनके जिलाध्यक्ष, जिसका वीडियो फुटेज सबने देखा, और आज सदन के अंदर सरकार ने जब ये प्रस्तुत किया कि 10 लोगों के नामजद एफआईआर हुई, उसमें उन जिलाध्यक्ष का नाम नहीं था, तो क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? किसको किस वजह से बचाने की कोशिश कर रही है जिलाध्यक्ष को? और ऐसे में बड़े सवाल, मकबरे पर बवाल, यूपी में सियासी उबाल। कानून कर रहा अपना काम, सदन में छिड़ा संग्राम। पुलिस पर विपक्ष का सवाल, बीजेपी समाजवादी पार्टी में बवाल। उपद्रवियों पर हुई कार्रवाई, क्यों छिड़ी सियासी लड़ाई? फतेहपुर मकबरा बहाना, विधानसभा में जरूरी है हंगामा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। अशोक यादव जी, दो चीजें हैं। एक तो देखिए फतेहपुर मामला जिसे लेकर सवाल किया गया, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उस पर जवाब दिया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई आगे तो बढ़ने देते, या कार्रवाई चलती, बहुत सारी चीजों पर बहस होती, लेकिन उसी फतेहपुर पर केंद्रित होकर हंगामा और इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। ये सही है? देखिए राहुल जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब संविधान की शपथ लिए होंगे, मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करते समय उस पद में संविधान की शपथ में तमाम बातें वो बोले होंगे, पढ़े होंगे। उसमें से क्या एक भी बात, एक भी शब्द, एक भी वाक्य उनको याद नहीं है क्या? 8 साल, 8.5 साल हो गए, उनको एक भी शब्द याद नहीं रहा अपने शपथ का। अगर एक भी शब्द याद रहता अपनी शपथ का, तो वो इस तरह काम नहीं करते, क्योंकि शपथ तो लिए होंगे कि भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना संविधान सम्मत एक समान रूप से सबके साथ न्याय करूंगा, यही शपथ लिए होंगे। शपथ का एक पाठ में बता रहा हूं। और एक उनका जिलाध्यक्ष, उनके पार्टी का मुखलाल, ऐलानिया, मतलब जिसे ऐलान करके लोग गुंडे बदमाश पहले डकैती डालते थे कि हम तुम्हारे यहाँ आएंगे डाका डालने, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, उस तरह से वो ऐलानिया, उसने ऐलान किया, उसका उनका जिलाध्यक्ष, कि हम ये काम करने जा रहे हैं उस जो है फतेहपुर में मकबरा में, ये काम करने जा रहे हैं। आह्वान भी कर रहा है जनता से, अपने दंगाइयों से, अपने मित्रों से, अपने अनुयायियों से,
और सरकार मूक दर्शक, न कोई सिक्योरिटी, न कोई प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ नहीं। और उसके बाद जब कांड हो गया उसके बाद उसका नाम भी नहीं एफआईआर। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं हम आश्वासन दे रहे हैं। वित्त मंत्री जी उसके जो दंगाइयों के नाम पढ़ने की कोशिश किए, मुख्यमंत्री जी उनको रोक दिए। और वहीं अगर दूसरे धर्म के लोग रहते राहुल जी, तो मुख्यमंत्री जी क्या करते, उनकी सरकार क्या करती, तमाम चट्टी चौराहे पर बड़े बड़े पोस्टर बन जाते, समझ रहे हैं, उनके घरों की तरफ दर्जनों बुलडोजर का रुख निकल पड़ता बुलडोज करने के लिए, और दिखाया जाता कि मुख्यमंत्री का एक्शन, मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाए। ये सब कहाँ बातें कर रहे हैं? क्या हो गया उत्तर प्रदेश को, इतना तो मतलब क्या बताया जाए। और उसके बाद करें सदन नहीं चलने दे रहे हैं। ये मतलब आप समझ सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी में ये हो रहा है, चुने हुए सरकार में ये हो रहा है। आप ये बताइए, बहराइच दंगा किसने कराया? भाजपाइयों ने कराया। ये सुरेश्वर सिंह भाजपा के विधायक जी ने एफआईआर करवाया, बाद में उनके ऊपर दबाव पड़ा, उन्होंने एफआईआर वापस ले लिया। उस एफआईआर में उन्होंने कहा था कि हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा, तमाम लोगों का नाम लिखाया उन्होंने। इन लोगों ने दंगा भड़काया बहराइच में, और यहाँ भी एलानिया भारतीय जनता पार्टी जिला दंगा भड़का रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश के लोगों को यह डर लगने लगा है कि बहराइच के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद अगला नंबर कहाँ, क्योंकि भाजपाई का जो इकोसिस्टम है दंगाई का, भाजपाइयों का इकोसिस्टम ही दंगाई का। ठीक, अभी इनके अगला पड़ाव दंगे का क्या होगा, ये रिसर्च चल रहा होगा वहां पर भाजपा के मुख्यालय में, आरएसएस के मुख्यालय में, कि बहराइच में करा दिया, फतेहपुर में करा दिया, अब अगला नंबर कहाँ, रिसर्च करो। ठीक है, लेकिन अशोक इस यादव तरह से कानून व्यवस्था चलाएंगे। ठीक, अशोक यादव जी, सवाल पूछना लाजमी है, विपक्ष है और खासकर आप लोग को तो शोभा भी देता है कि इस तरीके से सवाल कीजिए, उठाइए। आपके लोग भी इसमें शामिल क्यों थे? हालांकि पार्टी से बाहर कर दिया गया उन्हें, लेकिन वो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल जी, आप जरा सवाल फिर से आप थोड़ा ऑडियो। आप समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग भी इसमें शामिल थे, जब नाम आया तो पार्टी से बाहर कर दिया गया। नहीं, राहुल जी, समाजवादी पार्टी के लोग थे तो क्या हम लोग किसी ऐसे लोग को बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? हमारी पार्टी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसको बाहर किया। हमारा सवाल यह है कि जब इस तरह का कोई दंगाई व्यक्ति जब ऐलान करता है, आह्वान करता है, तो प्रशासन क्या कर रहा है भाई? प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए गए वहां पे? सुरक्षा व्यवस्था डॉक्टर सुधा जी, मैं मानता हूं अगर विपक्ष के हिसाब से गलत हुआ तो गलत भी मानता हूं, सत्ता पक्ष के हिसाब से है सही तो सही भी कह देता हूं। अब इससे इतर तो नहीं जा सकता ना। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कानून संगत ही काम होगा, कानून से परे तो काम नहीं होगा, चाहे हम हो आप हो, सबके लिए बराबर संविधान। बात रही सदन की, सदन तो चलने देते, सदन में सवाल हुआ, जवाब हुआ, वाद विवाद हुआ, हंगामा क्यों? राहुल जी नमस्कार, पूरे पैनल को मेरा प्रणाम। प्रश्न आपका वाजिब है, लेकिन प्रश्न जो वाजिब प्रश्न है वो किस समय पूछा गया है ये बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि चलने देते। इस देश को जिस तरह से जहर में डुबो के आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने की कोशिशें हो रही हैं, उसमें बहस न की जाए, उसकी बात न पूछी जाए। एक वीडियो मैं आपके सामने चला रही हूँ, ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। इसमें कुछ नाम आने वाले थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ के इशारे से वो नाम नहीं पढ़ने दिया। नाम क्यों नहीं पढ़ने दिया आप जानते हैं? गोमती नगर घटना हुई थी, कुछ लड़कियों, एक महिला को छेड़ने की घटना थी। आदरणीय योगी जी ने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर नाम लेके बताया था कौन कौन आरोपी हैं। और वहीं पे आज बात थी कि जिस तरह से सामाजिक जो समरसता है उसको खत्म करने की कोशिश की गई, उस पे नाम लेने की बारी आई तो इशारे से नाम नहीं पढ़ने दिया गया। और आप हमसे कह रहे हैं कि सत्र चलने देते। बात जिस पे बात होनी है वो बात ही नहीं हो रही है, उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है। आप बताइए, हम और आप, हमारे बच्चे इस समाज में खड़े कैसे होंगे जहां पे इस तरह से पुलिस के सामने पुलिसिया रवैया भी आपने देखा, पुलिस तमाशबीन बनी रही और जो चीजें हो रही थी। मैं कभी भी धर्म के मामले में न इधर न उधर, मैं जानती हूँ इस समाज में सामाजिक समरसता के लिए सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। संविधान कहता है, शपथ ली जाती है, उसके बाद ये घटनाएं हो रही हैं।
जवाबदेही किसकी होगी? क्यों ऐसे समाज की तरफ हम जा रहे हैं? हमें तो आगे बढ़ना था ना। हम वापस जाके वहां खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई उत्तर ही नहीं है, जिसका कोई भविष्य ही नहीं है। हम बातें करते हैं 2G 3G से हम पहुंच गए कहां से कहां, लेकिन हम मजार खोदेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, चर्च तोड़ेंगे, गुरुद्वारा तोड़ेंगे। ये क्यों हो रहा है? इसका जवाबदेह कौन है? इस प्रदेश में किसने शपथ ली थी कि सारे उत्तर प्रदेश का हर एक व्यक्ति योगी जी की जिम्मेदारी है? ये हो कैसे रहा है? पुलिस में जो लोग कह रहे हैं सीधे कि हमें करने जा रहे हैं, हमें करेंगे, पुलिस कह रही है समझा बुझा के शांत कर दिया। और वीडियोस मैं दिखा दूंगी तो आपको बीप करना पड़ेगा। जो लाइव वीडियो चले हैं, अगर उनको आप हम और देख ले तो अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं देंगे, क्योंकि उस माहौल में कब कहां कौन सुरक्षित है पता ही नहीं। बहराइच में एक व्यक्ति एक युवक मर जाता है, आज तक क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो ये जो ये उन्माद है, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं और वो करवाया जा रहा है। कल मैं उसी व्यक्ति के साथ थी जिसका नामजद FIR है डिबेट में, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं सनातन की रक्षा करने के लिए कुछ भी करूंगा। मैंने पूछ दिया कि सनातन की रक्षा कर रहे हो, बताओ कि सनातन का मूल मंत्र क्या है? उस व्यक्ति को नहीं पता, वो जानता ही नहीं सनातन क्या है, लेकिन उसको रक्षा करनी है। ये कहां से आ रहा है? ये बड़ा प्रश्न है। सत्र चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी, लेकिन मेन मुद्दा इस समाज का यही है कि आखिर ये समरसता बिगाड़ने का काम जी। कौन कर रहा है। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी कभी नाम ले सकते हैं तो अभी नाम क्यों नहीं लिए गए? अपर्णा दीक्षित जी जवाब दीजिए विपक्ष ठीक है। के दोनों कृपया प्रवक्ताओं करके को। मेरे बीच में टोकिएगा मत, आप नहीं, दोनों कोई किसी महोदयों को से नहीं ये मेरा टोकेगा, निवेदन है। मैं भी यही चाहता हूं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। आज ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों साधु प्रवक्ताओं के बीच में बैठी हूँ और मैं अपनी बात को मुखर तरीके से रखूंगी। आपने रखी, मैं भी रख देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है इस पूरे प्रकरण पर, वो मैं आपको स्पष्ट किए देती हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते। क्योंकि मुझे लगता है कि ये विषय इतना गंभीर है जिस पर दो सभ्यताओं के बीच में लगातार द्वेष, लगातार अराजकता का माहौल पैदा करने की जो कोशिश की गई है कुछ तत्वों द्वारा, उनको मेरी तरफ से ये साफ साफ मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या मैसेज है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो सामाजिक तौर पर जो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 7 है उसके तहत लगाई गई हैं। 190, 191/2, 191/3, 301, 196 इस तरीके की घटनाओं पर 10 नामजद हैं अभी, और 152 ऐसे लोग हैं जो अज्ञात में हैं, उन पर FIR दर्ज कभी भी होकर उनका नाम डाला जाएगा और उनको बाकायदा इंटरव्यू किया जाएगा कि वहां ऐसा क्यों हुआ, उसकी जवाबदेही किसकी है। आप लोगों ने कहा कि अराजकता फैलाई जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहराइच का नाम लेते हुए आपने कहा। एक बार भी किसी ने अगर संभल का नाम भी लिया होता तो मुझे बड़ी शांति मिलती कि हम साधु प्रवक्ताओं के बीच में बैठे हैं। खैर, एक तरफ और सिलेक्टिव राजनीति क्या है वो इसी का परिणाम है। देखिए, बहराइच में दंगा होता है, डीजे बजने को लेकर काम होता है, एक व्यक्ति की तलवारों से काटकर, चाकुओं से भोंककर, गोलियां मारकर निसंदेह और बुरी तरीके से हत्या की जाती है। इस पर कोई बोलने वाला नहीं था, चूंकि वो ब्राह्मण समुदाय से था। यही अगर वो कहीं और किसी और समुदाय से होता तो लोग हाहाकार मचा देते, बवाल आगजनी कर देते। क्यों नहीं बोला गया इस पर? मैं ये कहती हूँ, अगर आप बोल रहे हो तो आप एक सेलेक्टिव राजनीति के तहत क्यों बोल रहे हो? संभल की घटना होती है और वो सरकारें जब ये बोलती है जिनकी अपनी सरकारों में रहते हुए 703 दंगे हुए, मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हुआ जहां आगजनी हुई, हत्याएं हुई खुलेआम, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ इनकी सरकारों में, ऐसे लोग हमें दंगा पर आज में वो बता रहे हैं कि हम दंगा कराते हैं। अगर आप बताइए, समाजवादी पार्टी की किस सरकार होते हुए कौन से कार्यकर्ता पर FIR दर्ज हुई थी, जबकि सभी को पता है कि 112 नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल दंगा में माननीय आजम खान जी ने किस प्रकार से किया था। सभी को पता है कि वो अपने लोगों को भर कर ले जाते थे, मार काट करवाने का काम किया था, नाम दर्ज नहीं FIR हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर है जो सख्त और पूरी तरीके से ये बताता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जिलाध्यक्ष हो, कोई कार्यकर्ता हो या कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला व्यक्ति हो, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और SP के जो ये ऑडियो को लगातार जो जिक्र किया गया है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, वो एक विशेष मीटिंग को लेकर था। मैं किसी को बचाने का काम भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसमें संलिप्त
नहीं है, और जो अगर पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। किसी की ऑडियो को तथ्य मानकर ये कर भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के आरोप न लगाए जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा से कहते आए हैं कि हम समाज में हमारे लिए दोनों। आप लगातार कह रहे हैं संविधान की दुहाई दे रहे हैं, तो मैं बता दूं संविधान की दुहाई है महोदय साधु प्रवक्ताओं कि आज हम कार्रवाई कर रहे हैं अपने लोगों पर या दूसरे के लोगों पर, ऐसा नहीं है। हम कार्रवाई कर रहे हैं उन लोगों पर जो समाज में लगातार ध्वंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमारी शांति को भंग करने की जो कोशिश कर रहे हैं। बचाएगा कोई, बचेगा इस प्रकरण में जो चीज कहा होगा कोई भी नहीं, मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी के सरकार बहुत दूर की धुली है, कि बहुत कांग्रेस की सरकार बहुत दूर की धुली रही है। देखिए कहना बड़ा अच्छा आसान होता है, लेकिन स्टैंड लेना बड़ा खतरनाक होता है। देखिए प्रकरण हुआ संभल का, एक भी व्यक्ति विरोध में नहीं बोला उन लोगों के जिन्होंने पुलिस पर और वकील पर पत्थरबाजी की थी, है ना, जो 315 बोर के कट्टे से लगातार फायरिंग आते हैं इन लोगों ने बचाव किया था उस वक्त, आपको याद होगा। तो आप उसको भी मत बचाइए ना। मैं ये कह रही हूँ आप कुछ लोगों को बचाने का जो काम करते हैं वो भी गलत है। गलत को गलत, सही को सही जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं साधु प्रवक्ता को धन्यवाद दूंगी। ठीक है डॉक्टर सुधा जी। राहुल जी, आपने देखा कि आज अपर्णा बहन के कितने पॉजेस थे। ये नहीं कह पा रही हैं ये घटना हुई क्यों। सूचना पहले से थी, बैरिकेटर लगा हुआ था, पुलिस खड़ी थी, उसके बाद भी योगी जी के राज में सब हो जा रहा है और ये बात कर रही है पूर्व की घटनाओं की। अरे बहन, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपकी सत्ता, सब कुछ आपका, और आप कह रही हैं कि कोई विरोध नहीं कर रहा है। अरे हम विरोध कर रहे हैं तभी आप लोगों ने करने का लिया, और योगी जी ने बैठे हुए सत्र के दौरान नाम नहीं पढ़ने दिया। हम तो पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, आप हमसे प्रश्न कर रही हैं। प्रश्न सीधा आपके ऊपर, और प्रश्न नहीं पूरी हथेली है, उंगली भी नहीं है। और आप जब दूसरों को बताते हैं कि क्या करना था क्या नहीं, समाजवादी पार्टी ने हुआ था उसको भी बोलिए, अभी तो चल रहा है। कुछ एक समुदाय को बचाने के लिए आप चिल्लाने से नहीं होता है। आप अयोध्या प्रकरण को लेकर बलात्कार हुआ था, देश के भविष्य को नुकसान करने का काम ये आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आपने जिस तरह का ये असहिष्णु समाज बना दिया है, ये आने वाली पीढ़ियां आप लोग कोई जिंदगी माफ, इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो आप लोगों को पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। पीढ़ियों से आप माफी नहीं पाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। अशोक यादव जी, एक मिनट। अपर्णा जी, डॉक्टर सुधा जी, ले रखा है, ये इस देश के हित में कतई नहीं है। वाकई देश के हित में कतई नहीं है, चाहे कुछ भी हो। अशोक यादव जी, आप पर सिलेक्टिव राजनीति करने का आरोप लगता है, चाहे देवरिया वाला मामला हो, एक पक्ष के साथ खड़े हो गए, या सुल्तानपुर में डकैती का मामला हो, जब उसमें कार्रवाई होती है एक पक्ष के साथ जाकर खड़े हो गए, संभल वाला मामला हो, वहां जाकर एक पक्ष के साथ खड़े हो गए, यहाँ दिख रहे हैं तो यहाँ भी एक पक्ष के साथ और बीजेपी पर आरोप। तो ये सिलेक्टिव राजनीति का आरोप आप लोगों पर। ये सिलेक्टिव राजनीति की मास्टरमाइंड और जननी भाजपा, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के अलमान के पास कुछ है नहीं। और रह गई बात, देखिए राहुल जी, और दिल्ली में संसद चल रही है, लखनऊ में विधानसभा चल रही है, सवालों की बौछार हो रही है, वोट चोरी वोट डकैती की बात हो रही है। अब जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, ये रिसर्च चल रहा था भाजपा आरएसएस में। तो गांव में एक कहानी छोटी सी है, भैंस खोलने वाले आते हैं तो भैंस के गले में घंटी बांधा रहता है किसान, तो एक जो चोरों का ग्रुप है वो भैंस के गले से घंटी खोल के दूसरी तरफ भागता है, दूसरा जो चोरों का गिरोह है वो भैंस लेकर के दूसरी तरफ निकल लेता है। यही हो रहा है। भाजपा के लोग एक तरफ इस तरह की घंटी बजाने की भूमिका में दंगे कराते हैं, और उसी दंगे में मूल सवाल, मूल जो प्रश्न है वो खत्म हो जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में सवाल हमारे विधायक उठाने वाले थे कि कंपोजिट विद्यालयों को बंद करके कंपोजिट वाइन शॉप क्यों खोली जा रही है। लेकिन फिर फतेहपुर में वो सेंट्रिक हो गया ना आप लोग। वही सवाल था मेरा सवाल वही था कि वाजिब वहां सवाल जवाब होता तो अच्छा लगता, क्योंकि यही होता है सदन की कार्रवाई। ऐसे ही है जो कार्रवाई चलती है सदन की, चाहे हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें या विधान सभा विधान परिषद की बात करें, सवाल जवाब पूरी जनता देखती है, देश की जनता सब देखती है। लेकिन यहाँ तो एक ही जगह सवाल जवाब हुआ, वेल तक पहुंच गए आपके विधायक। राहुल जी देखिए, मैं तो यही, हमारे विधायक लोग भी, हमारी पार्टी ने पूछा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे बड़ा राज्य होने के बाद आप 11, 12, 13, 14 3.5 दिन का सत्र रख रहे हो,
क्यों नहीं उसको हफ्ता 10 दिन का कर लेते भाई? हफ्ता 10 दिन में बढ़िया बेहद चर्चा हो जाती, स्वस्थ चर्चा हो जाती, सब सरकार से सवाल पूछ लेते, सरकार जवाब दे देती। 24 घंटे चलेगा ना, 24 घंटे चलेगा, अच्छा रहेगा, सब लोग मौजूद रहेंगे। नहीं 24, देखिए राहुल जी ह्यूमन बॉडी है, ये कोई रोबोट नहीं है। 24 घंटा सर कौन सा 365 दिन चल रहा है सदन? सुन लीजिए, 24 घंटा एंकरिंग करिए आप। हाँ करते हैं। अरे सर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? होता है, बड़ी खबर आ जाते हैं, हम लोग रात भर डटे रहते हैं, क्यों नहीं होता? होता है सर, जरूरत के हिसाब से। ये सरकार काम में विश्वास नहीं रखती, इवेंट मैनेजमेंट में विश्वास। ठीक है अपर्णा जी, अब ये क्या फतेहपुर वाला भी इवेंट था, सदन के अंदर भी इवेंट था। अशोक जी भाई साहब के साथ मेरी डिबेट इस विषय पर हो चुकी है। मैंने कहा था उस वक्त कि सदन की प्रक्रिया सतत जो चल रही है, अगर लगेगा स्पीकर को तो वो समय बढ़ा भी देते हैं। और पूर्व में ऐसा हुआ है कि हम अकॉर्डिंग टू जरूरत के हिसाब से हम समय की सीमा बढ़ा भी देंगे, कम भी हुई है। तो इस पर तो राजनीति नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। ऑल पार्टी मीटिंग में इस तरीके का तय हुआ था कि ठीक है, ओके, सभी तैयार थे, तभी सदन को आगे बढ़ाया गया है। मैं बात कर रही हूँ कि फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं कि ये सौहार्द लगातार ये आक्षेप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ नहीं अपर्णा जी, देखिए ये एक विषय ये था, लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ था कि देखिए माता प्रसाद पांडे ने सवाल किया, संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया, सवाल जवाब हो गया, पूरे प्रदेश ने देखा, फिर ये हंगामा क्या करने की जरूरत थी? इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत थी कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा? सवाल ये है कि कम से कम शाम तक चलता तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आता ना जनता के लिए, कुछ और भी बातें होती जनता जनार्दन के लिए, लेकिन नहीं हो पाई। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ अपर्णा जी, ये भी था। देखिए अच्छा, वही मैं कह रही हूं, लेकिन फिर वेल में जाकर हंगामा होने लगा। नहीं, वो हंगामा, मैं तो पहले ही दिन कहा था कि हंगामे की भेंट चढ़ेगा इस बार ये सदन, चूंकि मुद्दे इनके पास है नहीं। जो मुद्दे विकास के होने चाहिए वो वहां से हटा के दूसरे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम पर ध्यान आकर्षित कर देते हैं। एक अगर मुद्दा हो गया है फतेहगढ़ में, तो आप उसको कितना खींचेंगे? आप उसको खींच के सदन में लेकर आए हो, पूरा दिन आपने कर दिया, अब आप नहीं करने दे रहे हैं। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि विकास के मुद्दों की राजनीति न करके बवाल के मुद्दे की राजनीति लगातार जो चल रही है, आरोपों की राजनीति जो चल रही है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र पर आप खुद ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, चुनाव आयोग पर सवालिया निशान पैदा करके। जब आप लोकतंत्र जो स्वयं संस्था है जिसको अपना खुद का काम करना चाहिए, वो मैं कह रही हूँ कि आपको उनको तो कम से कम विश्वास दिखाना चाहिए, और विश्वास नहीं है तो सबूतों के साथ जाइए, आपको बुलाया है, लेकिन आप नहीं जाते हो। खैर, तो आने वाले समय में आप देखोगे धीरे धीरे, जैसे ही 2027 का इलेक्शन आएगा, आप देखेंगे ये समाजवादी पार्टी के लोग, 2-4 मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि ऐसे मुद्दे जो आ रहे हैं उनको कितना तूल देने का काम करेंगे, बहुत बढ़ा चढ़ा के काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हवा देने का कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन नहीं, समाजवादी, यानी कि अशोक यादव जी हो हल्ला करो और फिर अपने लिए करना, आवाज की तरफ निकलो, बढ़ाते हैं इसकी राजनीति। ऐसा है क्या अशोक यादव जी? हो हल्ला करो, आवाज की तरफ निकलो, जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी? नहीं देखिए, हो हल्ला करवा क्यों रहा राहुल जी? हो हल्ला अगर नहीं करवाना होता तो बीच सत्र में अपने जिला अध्यक्ष और अपने पार्टी के द्वारा भाजपा दंगा नहीं करवाती। सरकार को चाहिए था कि सत्र के बाद दंगा करवा लेती, भाजपा को चाहिए था कि विधानसभा सत्र के बाद दंगा करवा लेती, लेकिन भाजपा को यह था विधानसभा सत्र में हम घेरे जाएंगे, हमसे सवाल पूछे जाएंगे, लाओ उठो दंगा वाला कार्यक्रम निपटा लेते हैं, फतेहपुर वाला, बहराइच वाला कराए हुए बहुत दिन हो गया। तो इस तरह का अगर काम कोई अगर रूलिंग पार्टी करवाएगी तो इस देश का, इस प्रदेश का तो मालिक भगवान है, फिर कानून व्यवस्था की बात भाई, जो कानून व्यवस्था का रखवाला है, जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ले रहा है, वही लोग अगर दंगे भड़काने में लग जाएंगे तब तो प्रदेश की जनता। डॉक्टर सुधा जी, अपर्णा जी का कहना है कि हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले आप लोग अपने गिरबान में देखिए कि आप लोग तो मास्टरमाइंड थे, ये समाजवादी पार्टी और आप पर भी आरोप है अपर्णा जी का। अरे राहुल जी, हम मास्टरमाइंड थे, हम क्या थे, उससे जनता को क्या लेना देना? आज के समय में इनको चुप कराइए, इतना पॉजिटिव ले रही है, इतना हकला रही है क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं। दंगे खुद कराते हैं, खुद मुसलमानों एक मिनट अपर्णा जी भिड़ाते हैं, आप उनके साथ खड़े होकर डिफेंड कर रहे हो। इंडिया अलायंस का मैं समझ सकती हूँ प्रॉब्लम है, बस बहन नहीं हो रहा है आपसे, चलानी होगी आपका
खुद का कांग्रेस का अस्तित्व भी राहुल जी आज उनसे हो नहीं पा रहा है, इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूं। डॉक्टर सुधा जी जल्दी बोलिए क्योंकि टाइम नहीं है। मैं गलत नहीं बहुत बोल बहुत सकती, आभार। बहन जी। मैंने कहा सब कुछ खराब था, इस समय की जिम्मेदारी किसकी थी? बहुत आसान होता है ये कर दिया वो कर दिया। इस समय सत्र के बीच में और जिनने कराया है वो बजरंग दल के लोग हैं ना, और भी अपनी सरकार में और आप हमसे प्रश्न कर रही हैं। अरे कम से कम इस मुद्दे पे आप लोगों को शर्मिंदा होते हुए इस बात को मानना चाहिए कि आपके लोग जानबूझ के इस प्रदेश की समरसता को भंग कर रहे हैं और आपको तुरंत पार्टी से उनके लोगों को हटा के गिरफ्तारी। वहां पे वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। अज्ञात क्या होता है? ज्ञात लोग थे जिन्होंने आपसे मिल के बात की थी, प्रशासन से बात की थी, जिन्होंने कहा था कि हम आएंगे। आपको सब मालूम था, उसके बाद भी हुआ। इसका मतलब आप चाहते थे। आपने जानबूझ के सत्र के बीच में ऐसी चीजों को उठाया, ऐसे मुद्दे पैदा किए या करवा दिया जिससे सत्र पे जरूरी चीजें न हो। ये आपकी सरकार का फेल्योर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। सांप्रदायिक सौहार्द, एक शब्द आ रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। कब नहीं की गई इस देश में? सवाल इस बात को लेकर है कि जब सदन में इस पर सवाल हुआ, जवाब हुआ, तो फिर हंगामा क्यों? सदन से बाहर और सदन के अंदर क्या सोची समझी राजनीति विपक्ष की तरफ से भी है? क्यों हंगामा करेंगे, सदन की कार्रवाई स्थगित होती रहेगी, अपना होल्ला करके निकल जाएंगे। सवाल यह है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर कब चर्चा विपक्ष भी करेगा, जिस पर जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाएगा। आकलन कीजिए कि आखिर कौन सिलेक्टिव पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कर रहा है। दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।